कल हमने जाना जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही जीवन, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो हम एनडीएस में कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। तुम जो खाते हो तुम वही बन जाते हो। इसलिए पूरी एनडीएस पे सिर्फ खाने पे, आहार पे जोर दिया जाता है। सारा जोर आहार परिवर्तन पे दिया जाता है। तुम जो खाते हो तुम वही बन जाते हो, क्योंकि हमें अपना तन भी ठीक रखना है, मन भी ठीक रखना है, सोच भी ठीक रखनी है, कर्तव्य और कर्म भी ठीक रखना है, और सारा जीवन भी ठीक रखना है। तो उसके लिए हमें भोजन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हम सारा चर्चा आहार पे करते हैं पूरे एनडीएस शिविर में। कल हम दूसरी बात हम कर रहे थे कि दिशा हमने सही नहीं पकड़ी। हमने जाना हो दिल्ली तो ये दिल्ली वाला रास्ता ना पकड़ के उल्टा पकड़ेंगे तो हम दिल्ली से दूर होते जाएंगे। मानव हमेशा से ये करता रहा है कि स्वास्थ्य जब उसको चाहिए था उसने कहाँ खोजा? स्वास्थ्य को कहाँ खोजा इंसान ने? दवाइयों में। इंसान की गलती रही शुरू से ही, स्वास्थ्य की खोज उसने की दवाइयों में कि मुझे दवाइयाँ खाने से स्वास्थ्य मिल जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जब शक्ति की जरूरत पड़ी तो उसने कहाँ खोजी? वो भोजन में। बिल्कुल सही। जब शक्ति की जरूरत महसूस हुई तो उसने भोजन में शक्ति ढूंढने की कोशिश की। जब आनंद उसको चाहिए था तो कहाँ खोजा इंसान ने? आनंद की खोज कहाँ की इंसान ने? किससे मुझे आनंद मिलेगा? पैसे में। पैसे से हर सुविधा खरीदेगा ना, फिर वो नाच गाना भी खरीदेगा, सब कुछ देखेगा। तो आनंद की खोज उसने की पैसे में। उसके बाद आई बारी ज्ञान की। 5 ही सुख होते हैं, उनकी बातें कर रहा हूं मैं, जो कल थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। 5 सुख होती हैं। जो पहला सुख निरोगी काया की बात कर रहा हूं मैं, स्वास्थ्य की। उसकी खोज की दवाइयों में। दूसरा शक्ति की खोज की उसने भोजन में। और तीसरा आनंद की खोज की पैसे में। मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। जिनके पास पैसा है उनसे पूछ के देखो तो आपको पता चलेगा कि उनके पास कितना का आनंद है। आनंद पैसों में नहीं मिलता। चौथा था ज्ञान। चौथी खुशी की बात जो थी वो ज्ञान। ज्ञान की खोज इंसान ने कहाँ की? सिर्फ पुस्तकों में। पुराने टाइम से खोजता है पुस्तकों में। केवल पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिल सकता। और 5वां है प्रेम। प्रेम कहाँ खोजा इंसान ने? संबंधों में, अपने संबंधों में। तो केवल संबंधों में खोजने से प्रेम मिलेगा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ जहाँ खोजी गई वो है नहीं, और जहाँ है वो खोजी नहीं गई, तो कैसे मिलेगी? हमें दिशा बदलनी होगी। हम सही रास्ते पे चलेंगे, सही दिशा में, तो हमें वो सही रास्ता मिल जाएगा। उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम 5 चीज़ों से समग्र रूप से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे थे, कल की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं, कि शरीर अपनी चिकित्सा खुद कर लेता है। इसकी भाषा संकेत है। इसके संकेत को हम समझने की कोशिश करें और समझने लगें तो आपको संकेत समझ आने लगें तो इसकी जो बीमारी की शुरुआत कभी भी हो तो आपको संकेतों से ही पता चल जाएगा, और शुरुआत में ही आप उसको रोक सकते हैं। इसकी संकेतों की भाषा आपको समझनी होगी। जैसे कि आपको उठने बैठने में थकावट महसूस हो रही है तो शरीर का संकेत है कि वो आराम मांग रहा है, आपको आराम की ज़रूरत है। आपको कब कितनी हवा, पानी, ऑक्सीजन, धूप, ये आजकल मैक्सिमम लेडीज़ में D3 की प्रॉब्लम है। धूप का सेवन हम करते ही नहीं, उस वजह से है। ये संकेत हैं शरीर के। उबासी जब आती है हमें तो क्या समझते हो आप? सुस्ती आ रही है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब बार बार उबासी आए तो ऑक्सीजन की कमी है। ये शरीर के संकेतों को जब हम पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो कोई रोग आपके पास आ नहीं सकता। ये शरीर अपने रोग सब सही ठीक कर लेता है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारी चमड़ी कट जाए कहीं, हम उसकी कोई चिकित्सा ना करें, क्या होगा?
2-4 दिन वो दर्द करेगी, उस पर चमड़ी नई परत आ जाएगी, ये आप सब लोगों ने देखा हुआ है। और 10 दिन बीतेंगे, वो परत सूखने लगेगी, और 5-4 दिन बाद वो परत उतर जाएगी और नई चमड़ी आपके शरीर पे आ जाएगी। वो किसने किया? किसने किया? वो शरीर अपनी चिकित्सा समय करता है, बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ उसकी हम संकेत की भाषा को समझना सीख लें, बस इतना सा करना है हमें। दूसरा, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी बहन को चाकू लग जाए तो दर्द नहीं होता वो, तो क्या उसकी चिकित्सा करवाने डॉक्टर के पास जाती हैं कभी? तो ठीक होता है अपने आप। भाई लोगों को शेव करते वक्त कई बार ब्लेड लग जाता है, तो क्या करती हो? कुछ नहीं, ठीक हो जाता अपने आप वो। हाँ जी, हाँ, बड़ी चोट इमरजेंसी के लिए तो बड़ी चीज़ें हैं, आगे आप बात करेंगे उसकी भी। वो ठीक हो जाता है कुछ दिन बाद। हाय तौबा मचाने लगे उसी टाइम तो आप डॉक्टर के पास भाग सकते हो, वरना उसने ठीक होना ही है। कोई अभी बात लेंगे आपके भी, आगे सवाल में सबके ले लूंगा, इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड हो हम ले लेंगे। तो संकेत की भाषा को समझना है। जैसे कि कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि अगर वो कांटा चुभ जाए शरीर में तो शरीर पस डाल देगा उसमें, अपने आप बाहर निकाल देगा। तो मैंने एक सवाल भी कहा था आपसे कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जब ये फिर इतना कुछ कर रहा है अपने आप, तो ये मल को बाहर क्यों नहीं निकालता? क्वेश्चन नहीं किया आपने मेरे से। फिर मैंने कहा था जब शरीर एक छोटी सी कांटा भी अंदर नहीं रखता, उसको निकाल देता है पस के थ्रू, और आपके वो वहाँ स्वेलिंग आएगी और निकल जाएगा 2 दिन के दर्द के बाद। जब वो छोटी सी चीज़ अंदर नहीं रख रहा, तो हम इतने दिनों से मल की बात कर रहे हैं, तो आपने एक बार भी नहीं खड़ा होकर किसी को पूछा कि ये मल क्यों रखता अंदर भाई अपना? उसके बाद भी शरीर को अपनी प्रक्रिया तो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और हम आखिर तक आपको स्वस्थ रखता है, लेकिन इसकी न्यूनतम 2 अपेक्षाएं हैं आपसे। शरीर की न्यूनतम 2 आपसे चाहता है चीजें कि वो आप करो, कि शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ और टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो। पहली ये कि शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ और टॉक्सिन्स इकट्ठे ना हो, अगर हो जाएं तो उनका उत्सर्जन हो। पहली बात तो इकट्ठे मत होने दो, इकट्ठे होते हैं तो उनको बाहर निकालने का प्रबंध आपको करना है कि वो अंदर ना पड़े रहें। शरीर के बहुत सारे तरीके हैं, सारी गंदगी को बाहर निकालता है। आप क्या समझते हैं भी आंखों से ये हमारे जो क्या बोलते हैं इसको निकलता है गंद, तो ये मल है जो निकाल रहा है शरीर। नाक से निकलता है जो मल है, कानों से निकालते हैं, हमारी गंदगी आ जाती है, वो निकाल रहा है शरीर। पसीने से दुर्गंध जो आती है कईयों के, वो सारा जो रह जाता है टॉक्सिन्स अंदर वो निकालता है। उसके बावजूद भी कुछ रह जाता है, मल से मूत्र से ये सब गंदगी तो निकलता है, वो सब कर रहा है ये। दूसरा, जो मन में टॉक्सिन्स हो वो भी निकालें। हमने रोगों की बात की थी तो उसकी डिटेल में नहीं गया, अब लाइन आई है तो मैं आपको याद कराऊं। मन के रोग भी बड़े भयंकर हैं। एक्चुअली हम सब लोग जानते हैं रोगों के बारे में। रोग क्या है? शरीर से शरीर के द्वारा मल निष्कासन की प्रक्रिया का नाम रोग है। शरीर से शरीर के द्वारा ही मल के निष्कासन की प्रक्रिया का नाम रोग है। असल में तो रोग की परिभाषा यही है। हम उसको रोग समझते हैं, वो तो रोग को निकाल रहा है। तो रोग साधारण तौर पे हम रोग किसको कहते हैं? बताओ भाई, आप अट्रैक्शन रखो मेरे से पूरी। बीमारियां सामान्य तौर पर हम रोग को बीमारियों के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोग 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के रोग हैं। जैसे 5 प्रकार की खुशियां हैं, वैसे ही 5 प्रकार के रोग भी हैं। पहला है शारीरिक रोग, जिनको आप बीमारियों के नाम से भलीभांति जानते हैं। जितने भी नाम ले लो, बीपी, शुगर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बीमारियों को आप जानते हो, शारीरिक रोग। दूसरे हैं इंद्रियों के रोग। वो कौन से हैं? इंद्रियों के रोग हैं थकावट, कमजोरी, शक्तिहीनता। ये इंद्रियों के रोग हैं।
तीसरा है मन के रोग, चिंता, मन के रोग, चिंता। चौथा है बुद्धि के रोग, भय व अपमान का डर। अब कल तक जब रिजल्ट नहीं आया था, इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में, तो हम जैसों की भी इच्छा थी कि कौन जीत रहा है पता रखें। उन कैंडिडेट्स जो खड़े इलेक्शन में उनका क्या हाल होता होगा, उनको नींद आई होगी इतने दिन से, उनको दवाइयां लेके सोना पड़ता होगा, सो ही नहीं सकता आदमी। तो ये बुद्धि का रोग है। भय, चिंता, मन और बुद्धि के दोनों के रोग उनको आ गए। भय व अपमान का डर भी सुबह होना क्या है, अपमान। मुझे एक लाइन याद आ गई, बीच में सुनाता चलूं सब नहीं। कभी कोई ऐसा काम ना करो दिन के उजाले में, कभी कोई ऐसा काम ना करो दिन के उजाले में कि रात को नींद आ ना सके तुम्हें रात के अंधेरे में। कभी ऐसा काम ना करो दिन के उजाले में कि तुम्हें नींद आ ना सके रात के अंधेरे में। कोई ऐसा काम ना करो रात के अंधेरे में कि मुंह दिखा ना सको दिन के उजाले में। तो पांचवा है अहम का रोग। अहम का रोग ये है सब जन के मरने का दुख, जिसको वियोग बोलते हैं। सबसे खतरनाक भयंकर है, क्योंकि इन सब के इलाज भी हैं। अहम रोग, वियोग, किसी के सब जन के मरने का दुख, ये एक बहुत बड़ा रोग है जो जैसे दुख हैं वैसे इनके इलाज भी हैं पांचों के। तो जब हम प्रेम संबंधों में खोजते हैं तो ये रोग हो सकता है उसको। जब इतना ज़्यादा किसी से घनिष्ठ संबंध हुआ आपका, उससे प्रेम हुआ, तो उसके मरने पे कई लोग पागल हो जाते हैं। ये भयंकर, ये 5 प्रकार के रोग हैं। बीमारियों का नाम तो हम सब जानते हैं कि वो शारीरिक रोग हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि शरीर अपनी चिकित्सा समय करता है, हमें इसे मौका देना है। और जो सवाल मैं आपको कह रहा था कि मन निष्कासन की प्रक्रिया, चलते हैं साथ साथ, शुरुआत कर रहे हैं यहीं से। जब हम कहते हैं कि शरीर प्रक्रिया अपनी खुद करता है, मान लो आपको कोल्ड कफ हो गया, मल का रूपांतर कर देता है वो कोल्ड कफ में। किसी तरह से नहीं निकल पाया, आपके अंदर जो गंदगी जमा है उसको निकालने के लिए कफ में उसका रूपांतर हो गया, कोल्ड में हो गया, आपका नाक बहना शुरू हो गया। लोग कहते हैं मौसम का प्रभाव, बिल्कुल गलत बात है ये। आगे जब मैं एनडीएस के मेन मुद्दे पे आऊँगा तब इसकी चर्चा करूँगा, मौसम के प्रभाव की। लोग कहते हैं सर्दी जुकाम हो गया है, मौसम बदल रहा है। तो जब आपको कोल्ड हो गया तो क्या करते हैं आप लोग? हाँ, सबसे पहले तो घर में कोई चूरन चटनी काढ़े जो बनाए जाते हैं उससे इलाज किया जाता है, उससे जुकाम को रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं रुकता तो किसी की सलाह लेते हैं, भी जुकाम हो रहा है कैसे करें। क्या वो निकल रहा है, वो अच्छा पदार्थ है शरीर से निकल रहा है जो? नहीं, गंदगी तो है, अच्छा कहाँ है? वो गंदगी निकल रहा है तो शरीर के अंदर जमा करके उसको करना क्या है? तो गंदगी निकल रही है, उसको रोकने के लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं जितना हो सके। अगर वो नहीं रुके घरेलू उपचारों से तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाई दे आज की आज ठीक होना चाहिए। सिंपल नहीं, वो वहां जाके खुद डॉक्टर बन जाते हैं, वो अपनी मर्जी से दे ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग दवाई देना कोई, मुझे आज बहुत जरूरी है और मेरे सारे काम रुके पड़े हैं, इसकी वजह से परेशान हो रहा हूं कल से, और ऐसी दवाई दो कि आज ये 2-4 घंटे में ठीक हो जाए। तो उसको हम रोक दिया, उसने स्ट्रॉन्ग दवाई दी, वहां डॉक्टर बन गए, भी डॉक्टर साहब को बता रहे हैं, सलाह उसको दे रहे हैं हम। दवा उससे लेने गए हैं, उसको सलाह देते हैं साथ। उसने दवाई दी और हमारा बुच लगा दिया, हमारा रोक दिया उसको, हमारा जुकाम ठीक। हम भी 2-4 को खुशी खुशी बताते हैं, कभी कोल्ड हो जाए तो उस डॉक्टर के पास जाना, इतनी बढ़िया दवा देता है कि 2 घंटे में 4 घंटे में ठीक। गंदगी कहाँ है? वो अंदर।
तो गंदगी ने कुछ दिन बाद उसका रूपांतर कर दिया कफ में, आपको सूखी खांसी शुरू हो जाएगी। फिर आपने तुलसी, गुड़, कोई एलोवेरा, इसका काढ़ा बनाना शुरू कर दोगे घर में। भैया कुछ गलत खाया तो नहीं, खांसी पता नहीं क्यों आ रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं। उस खांसी का इलाज करते हैं आप, किसी तरह दबाने की कोशिश करते हैं, पहले सूखी आती है, फिर वो बलगम निकालना शुरू करती है। हम फिर भी इसको शॉर्ट में लेते हुए उसको दबाने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। फिर क्या करता है, मल अंदर रुक गया, फिर वो आपको लूज मोशन लगाएगा। लूज मोशन तो जैसे ऐसे है लोगों को भी बड़ा अच्छा, वो शरीर की ताकत, कोई माल निकल रहा है, उसको किसी न किसी तरह रोक दूं। फिर डॉक्टर के पास कि ऐसी दवा दे कि ये सब यहीं रुक जाए। एक बार जाते हैं जो सुबह, दूसरी तीसरी बार को जाता किसी को देख ले तो वो कहता है घर में भी क्या हो गया तेरे को, दवा ले। जैसे कोई बहुत बड़ा कानून बना हो कि एक बार ही जाना है, दूसरी बार जा नहीं सकते आप। शुरू से मानव जाति को जो सिखाया है, समझाया गया है, तो उसको दस्त को भी हम रोक के गंदगी अंदर रोक देते हैं। शरीर आखिरी दम तक लड़ता है, फिर जो अंदर मल इकट्ठा हो गया उसको जलाने का काम करता है। किसी दिन भी अपनी प्रोसेस में आपके शरीर को गर्म कर देगा। वो गर्म किया है उसने उस मल को जलाने के लिए, ताकि उसको जला दे, साड़ के बाहर निकाल दे। आप हम क्या करते हैं, बुखार का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, उसको दबाने का काम शुरू करते हैं। कोई पैरासीटामोल ली, कुछ और लिया, घर के अपने प्रबंध किए, कोई उसका असर कम हुआ, नहीं समझ में आया, अभी नहीं ठीक हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। वो कहता है रिपोर्ट निकलवाओ, कुछ मलेरिया है, क्या है आपको, उसके बाद दवा दूंगा। फिर उसको दबाने का काम करते हैं, उसको हम बाहर निकलने नहीं। शरीर क्या करे, कैसे करे, कैसे बाहर निकाले उसको। फिर उसके बाद लास्ट में बीमारी ऐसे नहीं बनती। ये तो सारे लक्षण वो संकेत दे रहे हैं आपको कि आपके अंदर गंद इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आप उसके संकेत की भाषा को नहीं समझते तो क्या करे वो। उसने तो अपना काम करना है। वो एक छोटे से कांटे को अंदर नहीं रहने देता, तो इतने बड़े गंदगी को कैसे रहने दे। वो उस मल को ही रोग बना के आपके शरीर में पैदा कर देता है। फिर आप भागते हो भी, हाँ ये रोग हो गया। वो पैनक्रियाज पे रुका तो डायबिटीज बना दिया। 71 पॉइंट है हमारी आंख की फोटो देखिए आपने, दिखाइए सर। 71 पॉइंट है। जिस पॉइंट में मल रुकता है, जैसे 31 पॉइंट है, 31 31वां पॉइंट शुगर का है, शुगर का रोग होता है। और उसके स्टार्टिंग में रुकता है जब जहां आंख हमारी शुरू हो रही छोटी से बड़ी की तरफ, तो उसी वक्त ग्लैंड पे रुकता है, तो वो बाकी गंभीर रोगों को जन्म देता है, जो आपने भिन्न भिन्न नामों से रोगों को जानते हो, सुनते आए हो। वो लास्ट प्रक्रिया अपने आप को ठीक करने की करता है। जब आप उसकी नहीं सुनते तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब आपको गंभीर रोगों की श्रेणी में लाकर वो खड़ा कर देता है। तो कहने का भाव है, शरीर आखिरी दम तक आपको सचेत करता है, लड़ने की कोशिश करता है। जब आप किसी तरह भी उसकी भाषा को नहीं समझते तो फिर वो मल निष्कासन की जो प्रक्रिया अपनाता है, उसको हम गंभीर रोगों के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। एनडीएस का जो मेन मोटो है न्यू डाइट सिस्टम का, वो है तप सेवा सुमिरन। सुन लिया आपने ये तो पहले से। तप सेवा सुमिरन के नाम से ही सारी प्रोसेस एनडीएस की आगे बढ़ती है। एनडीएस का मानना है कि तप शरीर की शुद्धिकरण की एक प्रोसेस है, शरीर की शुद्धिकरण की एक प्रोसेस है तप। वैसे मैं बताऊं आपको, मैं पहले ये मानता था कि जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, खुदा को पाने के लिए, वो तपस्या करते हैं। साधु महात्मा लोग जो बैठे हैं तपस्या में, वो तप है। लेकिन मैंने एनडीएस में आके जाना कि तप की डेफिनेशन क्या है, और मुझे मन की गहराइयों से लगती है वो सच। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सुनाता हूँ तप की डेफिनेशन जरूर। भी तप की डेफिनेशन एनडीएस ने क्या बताई हमें। तप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से सही दिशा में किया गया सच्चा प्रयत्न ही तप कहलाता है।
चाहे वो एक स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कर रहा है, आप किसी भी लक्ष्य के लिए करते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में पूरी निष्ठा से किया गया प्रयत्न तप कहलाता है। और मैं अपने मन की गहराइयों से मानता हूं कि तप एक्चुअल में यही है। वो साधु महात्मा वो जो भक्ति करते हैं, मैं पहले उसको ही समझता था तपस्या करते हैं वो तप है। आप चाहे प्रभु प्राप्ति के लिए करते हैं, चाहे किसी और काम के लिए करते हैं, वो तपस्या है, वो तप है। तो तप एक एनडीएस का पहला पायदान है, जिसमें शरीर का शुद्धिकरण है, जिसमें शरीर को अंदर और बाहर मल से रहित करना है। तप का पहला काम, पहला पायदान तप एनडीएस का, जिसमें शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से मल से रहित करके इसको उसके लिए सेवा के लिए तैयार करना है। पहला पायदान पार करोगे तभी दूसरी सीढ़ी पे आप चढ़ सकते हो। दूसरा कार्य है सेवा। सेवा एक एनडीएस का मानना है बड़ा दुष्कर कार्य है, और ये तप की सीढ़ी पार किए बिना बहुत मुश्किल है। तप में एक की नहीं, एक से अधिक की जरूरत पड़ती है। सेवा में एक से ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। सेवा जो आप देखते हो, भौतिक जगत की कोई भी संरचना जो आप दुनिया में देख रहे हो, पिता पुत्र, नौकर मालिक, सास बहू, यह भौतिक जगत के कोई भी हमारा रिलेशन है किसी से, उनकी जो हम सेवा करते हैं वो सेवा में नहीं आती। भौतिक जगत की सारी रचना लेन देन में आती है। जब तुम किसी को किसी भी प्रकार से कुछ देते हो तो उसके बदले में कभी ना कभी कुछ अवश्य पाते हो। तो एक्चुअल में ये सेवा नहीं है। सेवा निष्काम भाव से, ये एनडीएस की बता रहा हूं मैं, जो तप सेवा सुमरन का मतलब निष्काम भाव से, जिसमें लेने का भाव तो कहीं हो ही ना। भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, बिन भाव के हरि कैसे मिले, तो भाव से हरि हरि बोल। तो बिना भाव के निष्काम भाव से जो की जाती है वो है सेवा, जिसमें समय का भी भान ना हो, कुछ लेने देने की तो बात बहुत दूर की है। तो तीसरा पायदान है सुमिरन। एनडीएस का मानना है, आप तो सब लोग बीके से जुड़े हो, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो इस बात को, कि सबसे जबरदस्त पायदान है सुमिरन। किसी भी रोग को, किसी भी समस्या को पलक झपकते ही कोई चीज़ ठीक कर सकती है। पलक झपकते ही। एनडीएस तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एनडीएस भी ये मानता है कि वो है सुमिरन। लेकिन वो उसकी सीढ़ी बड़ी दूर है, उसको जिसमें कुछ भी करना नहीं, सिर्फ परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करना है आपने, जिसमें कुछ लेना देना नहीं, कुछ करने का भाव नहीं, संबंध स्थापित करना है और एक लय होना है। उस लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हो, किसी भी प्रकार की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुमिरन एक ऐसा पायदान है उसका। लेकिन एनडीएस कहता है कि तप और सेवा की सीढ़ी को पार किए बिना सुमिरन के तल पर आना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आप लोग तो इनसे जुड़े हो तो ये बात समझो कि सबसे ऊंचा उसको मानता है वो सुमिरन को, बाकी सब नीचे की बातें हैं। तप सेवा सुमिरन, इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी एनडीएस के हिसाब से, जो एनडीएस मानता है। तो हम एनडीएस की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम शरीर के रोगों के लिए सबसे ज़्यादा आहार पे काम करता है, जो मैं शुरू से बोलता आया हूँ आपको। तो आहार की बात करें हम, तो आहार वैसे तो मैंने कल आपको बताया था, हर चीज़ में दो हैं, स्थूल और सूक्ष्म। माता पार्वती ने कहते हैं लाखों सालों तक तप किया, वो आहार छोड़ गए, स्थूल आहार छोड़ के धीरे धीरे पहले पत्तियों पे आई, फिर पत्तियां भी छोड़ दी, फिर खाली हवा पे आ गई। हवा मतलब सांस लेना, वो जो हवा अंदर जा रही है। ऐसा वर्णित है कि सूक्ष्म आहार पे आ गई। तो सब चीज़ों के दो पार्ट हैं। हम जो आहार करते हैं उसमें सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है।
हम जो खा रहे हैं वो है स्थूल, जो भोजन हम कहते हैं। मुख्यतः हम जो भोजन करते हैं उसमें 3 प्रकार है, तो शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उसका भी जिक्र कर दूं। पहला है राजसी भोजन, दूसरा है तामसिक भोजन, तीसरा है सात्विक भोजन। सब लोग जानते हैं इस बात को, सुना है। अब राजसी भोजन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं शॉर्ट में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, राजे महाराजाओं द्वारा खाया जाने वाला भोजन, राजा महाराजाओं के द्वारा खाए जाने वाला भोजन, उसको कहते थे राजसी भोजन, जिसमें दूध और दूध के बने पदार्थ, मेवे, मिठाइयाँ, 32 प्रकार की भोजन और 24 प्रकार की सब्जियां, जिसको 56 भोग बोलते हैं। जो कि व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आता है तो उसकी जानकारी हमें मिलती है कि 56 भोग क्या हैं। तो ये भोजन है राजसी भोजन, और इसका राजे महाराजाओं द्वारा इसका पान किया जाता है, रहा है, जिससे इसका नाम पड़ा राजसी भोजन। और इसका प्रभाव क्या है, वो खाते पीते और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते। लेकिन इसका प्रभाव क्या है राजसी भोजन का? खाना पीना, ऐश करना, लेकिन बीमारियों के साथ। पुराने टाइम से हम जो सुनते पढ़ते आए हैं कि उस टाइम भी राजवैद्य होते थे। अगर वो पूर्णतः स्वस्थ होते तो किसी राजवैद्य की जरूरत नहीं थी। राजवैद्य होते थे और बीमारियां उनको घेरे रखती थी, कारण राजसी भोजन। तब भी ये जिसको शुगर बोलते हैं ना, डायबिटीज थी, और इसको ला इलाज बीमारी का वर्णन है इसका। शुगर तब भी थी, यार कहते हैं ना शुगर तब नई बीमारी है, नहीं, पूर्णतः वर्णन है। मैं बताता हूं इसका नाम क्या था। इसका नाम था तब मधु प्रमेह, जो शास्त्रों में वर्णित है। शुगर का नाम है मधु प्रमेह, पुराना नाम। और इसको कहते थे ला इलाज बीमारी, जिसको ये हो गई वो मरता ही था बस, उसको कोई इलाज नहीं था। राजसी भोजन का प्रभाव, दूध, दूध के पदार्थ, 56 भोग, खाओ पियो, ऐश करो, मजे की जिंदगी बिताओ और बीमारियों के साथ मरो। दूसरा सात्विक भोजन, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन, तामसिक भोजन में तला भुना, तेज मसाले और मांसाहार, ये सब तामसिक भोजन में आता है। तामसिक भोजन क्या प्रभाव लाता है पता आपको? तामसिक भोजन आपसे तो नहीं पूछ सकते आप, जितने भी, चलो मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको। जितने भी आपके अध्यात्म के हिसाब से आप सही बता रहे हो, जितने भी इस संसार में हमें देखने को मिल रही है, चोरी, लूटपाट, डकैती, ईर्ष्या, इंसान को इंसान से प्यार नहीं, देखो अपवाद हो सकते हैं, 100% नहीं कह रहा मैं आपको, अपवाद हर चीज में होते हैं और हो सकते हैं। ये सब तामसिक भोजन का प्रभाव है। ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, अब इजराइल चल रहा है, ये क्या है? उनका खाना ही मांसाहार है। तामसिक भोजन जो खाएगा उसका भोजन का प्रभाव उस पर आएगा। ऐसे नहीं कहते कि जैसा खाओ अन्न वैसा मन, वो विचारों में जीवन भी वैसा होगा। वो तामसिक भोजन का, राजसी भोजन का बीमार सिर्फ परिणाम है बीमारियां, लेकिन तामसिक भोजन का क्या असर दिख रहा है हमें? कितना गंदा इसका, लूटपाट, चोरी, डकैती, किसी से प्रेम नहीं। कोई निस्वार्थ प्रेम है दुनिया में आज? बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ये सब तामसिक भोजन का प्रभाव है। जितने भी आप, अच्छा कोई भी चोरी, डकैती, लूटमार करता हुआ शहर का बंदा भी आपको कोई गलत विचार, व्यभिचार देखता मिल जाए, सिर्फ कुछ मत देखना, उसका भोजन चेक करना बस। मैं एक ही बात कहता हूं आपको, किसी बात पे ध्यान ना देना, वो क्यों कर रहा है, क्या मजबूरी है, सिर्फ उसका भोजन क्या है, उसका खान पीन क्या है, बस इतना चेक कर लेना, आपको जवाब उसका तुरंत मिल जाएगा। जैसा खाएगा वैसा मन होगा, वैसे विचार और वैसे कर्म बनते जाएंगे, उसका कोई कसूर नहीं है। तो प्रभाव आ रहा है उसका ना।
कई बार हम धार्मिक सभाओं में कहानियाँ सुनते हैं भी कोई गया और गलत खाना खा लिया उसने, सुनते हैं ना ऐसी कहानियाँ, उसके विचार बदल गए। वो सांकेतिक रूप से आपको समझाने के लिए बताया गया है कि वो मेरे को कई चीज़ें जब मेरा यहाँ से संपर्क हुआ तो पता चली भोजन की भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था भी ये क्यों है, ये प्रभाव का असर है आपके और कुछ नहीं है। बाकी तो बात की बातें हैं, भक्ति भाव सेकेंडरी शुरू होगा, ये भोजन का प्रभाव है आपके जो है। वक्ता बहुत छोटा है, श्रोता कितना महान है वो बताया था भाई साहब ने कल भी। सुनने के लिए आप बैठे हो, कितने 3 दिन से सुन रहे हो इसके लिए। तो हम बात कर रहे थे तामसिक आहार का परिणाम हमने देख लिया। तीसरा है सात्विक आहार। अब किसी को कोई चोट लगे तो मुझे माफ करना, मैं कोई तीखी बात कह दूं तो आपको जितनी अच्छी लगे वो समझ लेना, बाकी मुझे मेरी वापस झोली में डाल देना। मेरे हिसाब से सात्विक आहार करने वाला आदमी कभी बीमार हो ही नहीं सकता। जो आप लोग कहते हो कि हम सात्विक आहार करते हैं, मैं कहता हूं कि सात्विक आहार करने वाला आदमी इंसान बीमार हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती है कहीं। उस पर भी आ जाते हैं अभी भी। देखो मुझे जो आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं मुझे वो कम है, वो मैं उससे आपको जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं कहूँगा आपको। मैंने वो तो कह दिया, सुमरन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। वो तो आपका एनडीएस भी मानता है, बता दिया कि सबसे ऊंचा पायदान वो है। अगर आप उस पायदान पे हो आप तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसकी बात आप ना करो, उस पे हो तो सब कुछ भी जरूरत नहीं फिर तो। सात्विक आहार की बात कर रहे हैं हम। सात्विक आहार आमतौर पे इंसान मानता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते, तो ये सात्विक आहार है। आमतौर पे ऐसा समझा जाता है, लेकिन आपको ये बता दूं ऐसा नहीं है। सात्विक आहार वो है जिसमें, सात्विक शब्द का अर्थ देखो क्या है आपका, जिसमें सत्व तत्व जिंदा रहें, मौजूद हों, वो है सात्विक आहार। लेकिन गैस पे पका हुआ कोई भी भोजन, उसमें सत्व तत्व जिंदा नहीं होते। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं अभी। अगर वो सात्विक आहार होता तो उसमें सत्व तत्व जिंदा रहते। सात्विक आहार खाने वाला आदमी आज तक कोई किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हुआ है, हो भी नहीं सकता। कैसे सात्विक आहार नहीं है वो? आप अभी घर में मूंग मोठ चना कोई भी लो, कुछ भी चीज, उसको पानी में भिगो दो, सुबह उसको बांध दो, तो क्या होता है? स्प्राउट बन जाते हैं, अंकुरित हो जाएगा वो जीवन मौजूद है उसमें, जीवित तत्व है उसके अंदर, उसमें जीवन है। उसको, उसकी जो यादाश्त है ना अंदर की, उसको पता चल गया कि मैं दोबारा उगने के लिए तैयार किया जा रहा हूं, इसलिए अंकुरित होता है वो। कहीं आप सोचो कि वो हमने पानी में भिगो रखा तो वो बन गई, आपकी मर्जी से नहीं होता वो ये जानता है कि मुझे दोबारा से उगाया जाना है, मैं रिप्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा हूं, तो वो अंकुरित होता है। उसमें सात्विक सत्व तत्व मौजूद हैं। वो पैदा होने के लिए, दोबारा से जिंदगी जीने के लिए आपको दिखा रहा है कि मैं तैयार हो गया। और उसको आप बीज दो तो उसका पौधा मूंग का तैयार हो जाएगा। आपके घर में मूंग लगेगी, कभी गमले में लगा के देखो। चना लगाओगे तो चना लगेगा, वो अंकुरित के लिए तैयार हो रहा है। उसमें सत्व तत्व मौजूद हैं। और उसी दाल जो आपने भिगोई थी, उसको एक बार कुकर की सीटी लगवा दो, उसको किसी भी खाद पानी जो आपका मन करे वो डालना, तो क्या उसका पौधा निकल आएगा? क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो डेड हो गया, सत्व तत्व उसमें मौजूद नहीं है। अगर उसमें वो सत्व तत्व वो सात्विक रहा होता तो वो उग जाता। कच्चे बादामों को भिगो के खाने की क्यों बताई जाती है? जो बादाम खाते हैं हम, क्यों कहा जाता है? बीच में कोई बात ध्यान आती है तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ताकि कभी आपके वो काम आती रहे। क्यों कहा जाता है पता आपको? अच्छा, एक और
चलो बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ आपको। बादाम को कीड़ा ना खाए इसके लिए विषैले पदार्थ वो अपनी स्किन पे लाके उस पर रख देते हैं, लाल वाली चमड़ी पे, ताकि उसको कीट पतंगे ना खा सके। टॉक्सिन्स जो होते हैं उसके बॉडी के, वो सारे निकाल के वहां इकट्ठे कर देता है। जब हम भिगोते हैं तो अंदर और बाहर के सब टॉक्सिन्स उस छिलके में आ जाते हैं। जब वो उसको निकाल देते हैं, अब वो बना बादाम खाने के लिए आपके। अब वो बादाम बना आपके खाने के लिए। छील के उसको छिलके को उतार दो, वो तो टॉक्सिन्स है तो उसमें जहर इकट्ठा हो गया आपके। तो सात्विक भोजन वो है जिसमें सत्व तत्व जिंदा हो। कोई भी पका हुआ भोजन, गैस पे चढ़ा हुआ भोजन सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं आता। बहनों भाइयों, सात्विक भोजन पता चल गया क्या है? सत्व तत्व जिसमें जिंदा हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, शुरू में मैंने कल शायद जिक्र किया था कि हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसकी डिटेल में नहीं गए थे, तो आज टाइम है तो हम चल पड़ते हैं। पहला है, एनडीएस की भी ये सिस्टम भी यही है जिस पे चल रहे हैं हम। पहला है आकाश तत्व। आकाश मतलब खाली, नहीं इस पे नहीं बताया वो बताऊंगा मैं। नहीं, जो नहीं बताया वो बताऊंगा। थोड़ा सा उनको सोचा भी, उसी को बात को रिपीट कर रहे हैं विशाल भाई ने। दूसरा है, कौन सा बताया था मैंने? वायु तत्व। आकाश तत्व तो हमें मिलता है ना खाने से ना पीने से। जब हम सुबह उठकर कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते तो हमें आकाश तत्व प्राप्त होता है। एक्चुअली क्या है, इन 5 तत्वों के अनबैलेंसिंग से हम बीमार होते हैं। इनको जब हम बैलेंस कर देंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। इतना ही काम करना है हमें और कुछ नहीं। बैलेंसिंग कैसे होगी? आकाश तत्व कैसे देना शरीर को हमें? ना कुछ खाना ना कुछ पीना, ये है आकाश तत्व। ये हमें आकाश तत्व मिल गया। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व कहाँ से मिलता है हमें आपको पता हो? 4 दिन स्थूल रूप से हरी पत्तियों से। स्थूल रूप से हरी पत्तियों से। मैंने कहा ना सब में 2 हैं। सूक्ष्म रूप में हवा के स्पर्श से, जो वायु हमसे टकराती है, महसूस करते हैं ना कि हवा तेज चल रही है, लग रही है। सूक्ष्म रूप से हमें वायु से मिलता है। तीसरा है अग्नि तत्व। ये स्थूल रूप से हमें मिलता है पके हुए फलों से, और सूक्ष्म रूप में हमें मिलता है सूर्य की रोशनी से, धूप से। तीसरा है जल तत्व, जो मिलता है हमें हरी सब्जियों से। स्थूल रूप से हमें मिलता है हरी सब्जियों से, और सूक्ष्म रूप में मिलता है हमें जल से। चौथा है भूमि तत्व। पांचवा भूमि तत्व। भूमि तत्व स्थूल रूप से हमें मिलता है दाल रोटी सब्जी चावल, जो भी कुछ हम खाते हैं, ये सब भूमि तत्व है भी। और सूक्ष्म रूप में होता है हमें धरती पे जब चलते हैं नंगे पांव मिट्टी पे, सूक्ष्म रूप से उससे मिलता है हमें भूमि तत्व। तो 5 तत्वों की जो स्थूल पे रहना चाहे स्थूल से ले ले, सूक्ष्म पे जो आते हैं तो सूक्ष्म से ऐसे 5 तत्व प्राप्त कर लेते हैं। सूक्ष्म आहार जो मैंने बोला है ना आपको, ये 5 आहार उससे मिल जाते हैं, तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं इन 5 को। लेकिन हमने क्या कर रखा है, सुबह दोपहर शाम भूमि तत्व, तीनों टाइम पका हुआ भोजन भूमि तत्व है भी। एक्चुअल में तो ये बॉडी है ना, जो ये बिल्डिंग है जो हमारी खड़ी है, ये बिल्डिंग मटेरियल है भूमि तत्व। जब बच्चा अपना शरीर बढ़ा रहा है उसको भूमि तत्व की जरूरत है। 30 साल के बाद तो भूमि तत्व की जरूरत ही नहीं है। जो भी आप खाएंगे सारे तत्व उसमें से आपको मिल जाएंगे। हमें टूट फूट और रिपेयर के लिए चाहिए। हमें अब शरीर तो बनना था जो बन चुका। हमें भूख लगती है, क्यों लगती है बताइए? नहीं, क्योंकि हम खाते हैं। हमें भूख लगती है क्योंकि हम खाते हैं। अंदर जो मल पड़ा है वो जब तक निकलेगा नहीं
वो हमारे, जब ये टाइमली भूख लगती है हमारे दिमाग को, जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक शरीर मांगेगा, वो कचोटेगा अंदर से भी, रोज माल आता है आज कहाँ रह गया। ये हमारे दिमाग की भूख है ज़्यादा। और शरीर को कहते हैं ना भी मुझे तो कुछ हो रहा है, कुछ चाहिए खाने को। जब आप अंदर और बाल से मल रहित हो जाएंगे तो आपको भूख लगेगी, लेकिन आप नहीं खाएंगे तो शांत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कहीं गिर रहा हूँ और मुझे नहीं चाहिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भूख हमें लगती है क्योंकि हम खाते हैं, और रोज जिस टाइम पे देते हैं अलार्म फिट हो जाता है वो। मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको आगे चलेंगे तो बताऊंगा, तो आपको थोड़ा उससे क्लियर हो जाएंगी कई चीज़ें जो मेरे साथ हुआ। तो भोजन कहाँ थे हम? हाँ जी, हाँ जी, पांचों तत्व। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपका भी ध्यान कुछ है कि नहीं? तो पांचों तत्व स्थूल और सूक्ष्म रूप से आप ले सकते हैं। अभी मैं पीछे हर लेक्चर में तो यहाँ नहीं रहा, मुझे नहीं पता कितनी चीज़ें कुछ कवर करी हैं, कुछ रिपीट भी हो सकती हैं उसमें, तो आगे चलते हैं हम, कोई बात नहीं। हाँ, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्वास्थ्य की 3 आप चीज़ें कर ली, 3 चीज़ों का ध्यान रखा आपने, तो आप स्वस्थ हो सकते हो। हम इस दुनिया में इंसान अकेली यूनिट नहीं है, 84 लाख दुनिया इस ब्रह्मांड में, जलचर, नभचर, थरचर जो हैं वो सब इस धरती पर हैं और सभी पूर्णतः स्वस्थ हैं। इंसान अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है, इस बात की तरफ कभी गौर ही नहीं किया उसने कि बाकी सब दुनिया स्वस्थ हैं तो हम अस्वस्थ क्यों। उनकी स्वस्थ किस लिए वो स्वस्थ हैं, उसके सिर्फ 3 ही कारण हैं। वो 3 मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अगर वो तीनों कारणों को इंसान भी अपना लेगा तो कभी बीमार हो नहीं सकता। सभी पशु पक्षी जीव जंतु इस बात का ध्यान रखते हैं, तीनों कारणों का, जिसमें पहला है क्या खाना है, दूसरा है कब खाना है, और तीसरा है कितना खाना है। बस ये छोटी सी 3 बातें, बाकी सब आप भूल जाओ तो ये 3 चीजें याद रखो, क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। इस चीज़ों का ज्ञान हर जीव जंतु जानवर को है, इंसान को नहीं है। जिसका कुदरत ने सबका भोजन निर्धारित किया है, हर जीव के लिए, आपकी भाषा में कहते हैं ना मास्टर रचिता, सबसे बड़ा मास्टर रचिता है जो, उसने ऐसे नहीं ये रचना रच दी है, हर चीज का उसने पूरा खाका तैयार किया है, उस खाके के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो जैसे पशुओं का भोजन उसने तुलमूल घास बनाया, हरी पत्तियां, घास खाते हैं पशु जितने भी हैं, उनका भोजन है वो। आप उसके सामने कुछ भी रखो तो कुछ और नहीं खाएंगे। आप किसी भैंस को पकड़ के घास वाले मैदान में ले जाओ, वो चरना शुरू कर देगी। क्या खाना है उनको पता है, उनका भोजन घास है तो उसकी तरफ ही जाएंगी और वही खाएंगे। और पक्षी जो हैं, जितने भी सीरियल और दालें हैं जो हमारी, ये हमारा भोजन नहीं है एक्चुअल में, ये पक्षियों का भोजन है, ये कुदरत ने निर्धारित किया है। देखो आप चिड़ी को देखो, कबूतर को देखो, जो ये दाना खाते हैं, ये दाने उनके लिए बनाए हैं कुदरत ने, हमारे लिए है ही नहीं। हमने क्यों खाए वो भी आप आगे चलते हैं। वो दाना आपको पता है भी इन पक्षियों के दांत नहीं है, जानते हो? कोई दांत नहीं है किसी पक्षी के, चिड़ी के, कबूतर के। वो चोंच में अपना दाना उठाया, अंदर डाला, उनकी आंतें इस हिसाब से बनाई गई हैं कि वो हजम कर देती हैं और उसका जो मल निकलता है पूरा गल जाता है दाना। और मैं आपको कहता हूं कि अभी आप चना ले आओ, मूंग ले आओ, यहां रखो, आपको उसको चूरा करने के लिए हथौड़ा मारना पड़ेगा। हथौड़े से कम चोट से उसका वो बारीक बुरादा बन नहीं सकता।
उस दाने को पचाने के लिए हमारे पास वो सिस्टम परमात्मा ने दिया ही नहीं है। अब उसको वैसे तो हम खा नहीं सकते, तो हमने फिर कुकर तैयार कर लिए। तो इंसान ने ये समझा नहीं कि हमें क्या खाना है। जिस दिन वो समझ जाएगा कि क्या खाना है, तो बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं रह सकती। क्या खाना है वो जानते हैं सब। अब जिसको मांसाहार परमात्मा ने खाने के लिए सब उसको सिस्टम मांसाहार का दिया है, उसकी बहुत सारी निशानियां दी हैं, अलग अलग तरह के उसके निशानियां हैं कि वो जो मांसाहार करने के लिए जीव बने हैं। कुत्ता है, ये मांसाहारी जीव है। शेर, चीता, जो किधर जितने भी हम देखे मांसाहारी वाले, इनकी बहुत सारी निशानियां परमात्मा की तरफ से हैं। इनके नाखून बहुत तीखे बनाए हैं ताकि शिकार को पाड़ सकें, शिकार को पाड़ सकें। उनके दांत नुकीले आप देखोगे तो किसी गाय भैंस के या इंसान के नाखून तीखे नहीं, चपटे मिलेंगे सब आपको। जितने भी शाकाहारी जीव हैं, बकरी देखो, भेड़ देखो, गाय देखो, भैंस देखो, इंसान देखो, चपटे नाखून होंगे उनके। शिकार करने वाले नहीं हैं, ना दांत ऐसे हैं। उनको परमात्मा ने दिया है वो सिस्टम कि शिकार करने के लिए। और इंसान कोई भी मांसाहार इस पृथ्वी पे हर जगह अलग अलग चीज़ों से मांसाहार किया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। अभी कोई 10 साल पहले मेरा इलाहाबाद जाना का हुआ, इलेक्शन का टाइम ही था, अब का टाइम ही जैसे। तो नागालैंड की फोर्स आई हुई थी वहाँ, नागालैंड की, वहाँ सीआरपी, कोई संवेदनशील थे वहाँ ज़्यादा प्रोग्राम। तो जितने मल्ले वालों ने बताया बाद में, जहाँ वो जिस स्कूल में रुके हुए थे, जितने कुत्ते थे सारे मार के खा गए रात वो इलेक्शन में। इस धरती पे कीड़े मकोड़े, और या सिंगापुर को देखो तो आपको ये सारी चीज़ें खाई जाती है। चाइना में तो कॉकरोच खाए जाते हैं। हाँ जी, थाईलैंड में। हाँ, सांप को तो मैंने लाइव देखा है वीडियो में, वो काट काट के बेचते हैं और लोग खाते हैं, सांप को खाते हैं। सांप का खून बहुत महंगा बिकता है उनको, अलग अलग वैरायटी से। तो ये इंसान का भोजन परमात्मा तो नहीं बनाया, उनको तो निशानियां दे के भेजा है, अभी आपके लिए ये है। क्या खाना है हमने ये जाना नहीं, हम ये जान जाएं तो मसला सारा हल है। कब खाना है, सभी पशु पक्षी जीव जंतु जानते हैं कि हमारा भोजन क्या है। दूसरा नंबर है कब खाना है। आप किसी गाय भैंस को, जिसने जो गाय भैंस पाली हो किसी ने, तो आप जानते होंगे, सुबह उठ के वो अपना चारा खाती है, भरपेट उसको खिला दो, उसके बाद वो जुगाली निकालने लगती है, उसके 2 पेट हैं, वो चबाती है उसको दोबारा से। उसके सामने उसके बाद कुछ भी रखो, उसकी तरफ मुंह भी नहीं करेगी। भरपेट खाने के बाद मुंह भी नहीं करेगी। और इंसान जो आया सो समाया, जो आया सो समाया। मैं कई मेरे दोस्तों को जानता हूं, अभी खाना खाया, 5-10 मिनट हुए नहीं, भरपेट खाना खाया, उसके बाद कहते हैं वो बिस्कुट और चाय तो ले ही आओ। भरपेट खा लिया तो जगह कहाँ है उसमें? उसके बाद चाय के साथ बिस्कुट, वो भी मुझे लगता है इतने कि पूछो ही ना। तो एक बार शरीर की भाषा है, वो कहता है मुझे जब भूख लगे तुम दो तो मैं पचा दूंगा, और बिना उसके दोगे तो सड़ा दूंगा। हमारी क्या फितरत है, पंजाबियों की तो खासकर है, बाकी आप सब लोग भी सोच लेना कि जो भोजन करते हैं घर में, जो हम भोजन खाते हैं, उसके बाद जैसे अभी पीछे मैंगो का सीजन गया है, खाना खाने के बाद कहते हैं कि जाओ भी मैंगो काट लाओ। सबसे बड़ी मूर्खता, भयंकर। एक संकरी गली है गांव की, उस पे आगे एक कार जा रही है दौड़े हुए स्पीड से, पीछे बैलगाड़ी आ रही है, तो चल जाएगा बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैलगाड़ी आगे है, रास्ता नहीं है, कार पीछे है, तो जब तक बैलगाड़ी नहीं निकलेगी तो कार निकल पाएगी नहीं। हमारे अंदर की सब नसें नलियां जिसमें भोजन जाता है वो भी ऐसी हैं। जब हमने कोई फ्रूट सलाद पहले खाया, वो 1 घंटे में पेट से बाहर हो जाता है। आगे तो प्रोसेस है अंतों की, पेट से बाहर 1 घंटे में।
फल ने जाना ही बाहर है, उसको एक पेट में घंटे से ज़्यादा रुकना ही नहीं उसने। और भोजन, पके हुए भोजन को लगने हैं 4 से 5 घंटे। अगर पहले हमने वो फ्रूट खाया हो, बाद में भोजन, तो उसने आगे भागना है और पीछे वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भरपेट पहले भोजन खाया, उसके बाद हमने भाई मैंगो काट लाओ सब, वो खाते हैं, तो वो उसको जाने तो देगा नहीं, आगे आगे भोजन है। इतना रास्ता नहीं है कि वो हरण करेगा और वो निकल जाएगा। तो क्या होगा, वो पेट में सड़ेगा, पेट में सड़ेगा, गंदा मल प्राप्त करेगा, वो बन जाएगा उसका, और कहीं ना कहीं चिपकेगा वो जाके, और फिर क्या होगा, बीमारियां बनेंगी। वो सीधा सीधा फंडा है, आप समझो इसको, कुछ भी इसमें वो नहीं है। फल खाओ भरपूर। अगर आप भोजन नहीं छोड़ते तो भोजन से पहले, बाद में नहीं। मैं देखा है आम लोग खाते हैं खाना, जब भी सलाद भर लेते हैं प्लेट, एक बाइट लेंगे रोटी की, एक इधर से खीरा खाएंगे साथ। सबसे गलत। आप खीरे की प्लेट को फिनिश करो, भरपेट खाओ जितना आपका मन करे। भोजन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। खाना कब है, शरीर की भाषा को समझ के, जब भूख लगे तब खाना है, शरीर मांगे जब देना है। हम कैसे खाते हैं, मैं अपना बता देता हूं आपको, पहले कैसे खाता था। टाइम हो गया, खा लो, फिर दोपहर को बनेगा, कब पता नहीं, अब खा लो। भूख है या नहीं कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब सब खा रहे हैं इसलिए खा लो, अब तुम्हारे लिए लग गर्म करूं कि इसलिए खा लो। जब मैं लाई हूं तो खा नहीं रहे, बाद में कहेंगे मुझे रोटी ला के दो। हाँ, फिर वो ठंडी हो जाएगी, अभी गर्म गर्म बनी है, खा लो। सबसे बड़ी मूर्खता। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना, नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीना, तो बीमारी आ नहीं सकती। जब शरीर मांगे, एक्चुअल में मांगे, ये झूठी भूख नहीं, झूठी भूख को भी ठीक करेंगे। जब सच्ची भूख लगे तब खाना। अच्छे स्वास्थ्य की 8 निशानियां हैं। जिसकी अच्छी हेल्थ है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? पहली, जिसका कब्ज ना हो, पेट साफ हो पूरी तरह से। दूसरा, त्वचा बिल्कुल उसकी साफ हो। तीसरा, कभी कोई काम से कोई मतलब नहीं है, कभी कोई थकान महसूस ना हो। ये नहीं कि आज काम ज्यादा कर लिया तो थकान होगी, थकान का कोई काम ही नहीं। चौथा, दिन में एक बार कम से कम तीखी भूख जरूर लगे। नहीं दो तो चलेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी वो, लेकिन लगनी चाहिए एक बार स्वस्थ व्यक्ति को। तीनों टाइम नहीं। कौन कौन से हो गए? त्वचा साफ हो, हाँ, आलस्य का अनुभव कभी ना हो। कहते हैं ना कि आज तो आलस आ रहा है। आलस का कोई काम नहीं स्वस्थ आदमी के लिए। कोई उम्र से किसी और से लेना देना नहीं है इसका। आपको 25 साल वाले भी थके हुए मिल जाएंगे और 50 साल वाले भी आपको बहुत काम करते मिल जाएंगे। आलस्य का अनुभव ना हो और साउंड स्लीप आए जिसको, सबसे बड़ी बात है ये। स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है उसको गहरी नींद आए। जिसके पास ये सब है वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है जी। हाँ जी, आप चाहे पहले खाओ तो बड़ी अच्छी, तुरंत भी कर लो तब भी चलेगा, लेकिन पहले आलस्य का अनुभव ना हो, गहरी नींद आए, हाँ, मन सुख का अनुभव करे। मीठा खाना ही नहीं चाहिए वैसे तो। ये मीठा नेचुरल है, इसमें कोई चीनी नहीं डाल। आगे उस पर भी आते हैं, चलो आप
खाने पीने पे अभी चलेंगे इसके बाद अपन। मन सुख का अनुभव करे। अगर सारी चीजें यार मन सुख का अनुभव नहीं कर रहा ना, तो वो भी पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा, पहला मैंने बताया आपको क्या खाना, दूसरा कब खाना, तीसरा है कितना खाना। जितना शरीर मांगे उतना देना। सभी पशु पक्षी जीव जंतु इस बात का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। भरपेट खाना खा लिया, उसके बाद उसके सामने कुछ भी रखो वो मुंह नहीं करते, वो उस तरफ मुंह नहीं करते। लेकिन इंसान क्या करता है, कुछ भी खाया हो, जो आए सब समाए। ये जीव, ये जिग्नेश भाई नहीं बैठे तो मैं बताता, गुजराती में ये स्पेशल वर्ड बोलते होते हैं एक, ये जीव को बोलते हैं, इसका सुधार करना पड़ेगा। ये लूली है, गुजराती में बोलते हैं। ये सारे काम खराब करवाती है। ये जीव का स्वाद है जो सब वेस्ट अंदर डलवाता है। हाँ, वो पंजाबियों की तो आदत है ना ऐसी, तभी तो बताया, वो खाना खाने के बाद फ्रूट काटते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगली कड़ी में। ये तीनों चीज़ों का नियम का अगर पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। एनडीएस की 5 ही चीज़ें हैं जिनको आप एक बार बात होगी और तब भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पहला, सुबह आप उठे तो फास्टिंग। पहली है फास्टिंग। फास्टिंग, ना खाना ना पीना, अंदर कुछ भी नहीं डालना, पानी भी नहीं। और कंडीशन नहीं है कुछ 6 घंटे की, आपने स्टार्ट करना है। अगर आप 9 बजे खाते हैं तो उसको 10 कर दो। कोई शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है एनडीएस में। शरीर की भाषा, उसके संकेत समझना है। ऐसे नहीं कि आपको तकलीफ हो रही है, मल निकला नहीं, चक्कर आ रहे हैं और कहो मैं एनडीएस करूंगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। कुछ भी नहीं पीना, आपको पानी की एक दिन महसूस होगा, दूसरे दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत फहमी आपकी निकल जाएंगी। आप 3 दिन प्रयोग, आगे चलते हैं हम, 3 दिन प्रयोग करने की जरूरत है। मन को मक्कम करके पक्का करके आप करोगे तो ऐसे सवाल आपके रहेंगे नहीं। बाकी एनडीएस जो शिविर लगाते हैं उनके सवाल तब तो जनरल होते हैं, असली सवाल पैदा होते हैं जो एक्चुअल में वो जाके घर करते हैं। विशाल भाई तो बड़ी अच्छी तरह से इसको जानते हैं। आप ऊपर से सोच सकते हो कि सब कुछ जान गए, सीख लिया हमने, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करोगे, आपके स्वयं अनुभव में जो चीज़ें आएंगी तब आपके सवाल पैदा होंगे। और हमें तुरंत पता लग जाता है कि शिविर में कितने लोग एनडीएस कर रहे हैं। शिविर खत्म होने के बाद हम जान जाते हैं कि कितने लोग एनडीएस कर रहे हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कई बार, तो मैं बताता हूँ इतने कर रहे हैं। कि तुम्हें कैसे पता? मुझे पक्का पता है। मैं बेझिझक होकर सबको फ़ोन करो, उसको पूछना कि 100% कर रहे हो तो आपका जवाब मिल जाएगा। इससे ज़्यादा हो तो जो मुझे कहोगे मैं आपकी बात मान लूँगा। ऐसा कई बार हो चुका है। मेडिसिन खाली पेट वाली ज़्यादातर लोगों को जो चलती हैं वो तेजाब वाली हैं। जब आप भोजन परिवर्तन करोगे तो तेजाब बनेगा ही नहीं, वो मेडिसिन आपकी छूट जाएगी। हाँ, दिन में कितना, ये क्वेश्चन आंसर में आएगा, वैसे तो पर बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। कोई जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। कितना पानी पीना चाहिए? जितना शरीर मांगे। प्यासा नहीं मरना है किसी को भी। शरीर की भाषा, संकेत समझना है। जितना पानी मांगे देना है। ये नहीं कि मेंटेस कर रहा पानी नहीं पीऊंगा, बिल्कुल गलत। अगर आप पका हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन शादी में जाके आए हो तो आपको भोजन सुबह पानी मांगेगा और देना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती नहीं कर सकते वो। जब आप भोजन शैली को बदल दोगे, अभी तो जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं ना, जो चीज़ बनने में पानी लगता है वो उसको पचने में भी पानी लगता है। पका हुआ भोजन में पानी लगता है ना बनने में, उसको पचने में भी पानी लगेगा। जिसको बनने में पानी नहीं लगेगा ना, नमक ना डालो, अगर आप धीरे धीरे करके कम करो, एक दिन छोड़ने के लिए तो बोल ही नहीं रहा मैं, तो पानी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शरीर मांगे बता तो दिया आपको, जब प्यास लगे। ये आप जबरदस्ती पीते हो ना जो सुबह वाला। जब भोजन परिवर्तन कर दोगे, फास्टिंग शुरू करो,
आधे घंटे से 1 घंटे से। जैसे ही आप इजली कर सको 15-15 मिनट बढ़ाते जाओ, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम का पता है, 15 मिनट कुछ नहीं होते। आप अगर 9:30 तक कर रहे हो तो अगले दिन 10 कर दो, आपको ऐसे टाइम निकल जाएगा। किसी काम में लग जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। 10 से 10:30 हो जाएगी, 10:30 से 11 हो जाएगी। जिसको गंभीर रोग है वो 6 से 8 घंटे तक बढ़ा के ले जाओ उसको। पानी का उबासी से कोई संबंध नहीं। ऑक्सीजन लो, फ्रेश एयर लो, सुबह बाहर जाके मिले, धूप का सेवन जरूर करो, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सूक्ष्म आहार साथ लेते रहो। पांचों आहार इसलिए बताएं आपको, सतुल तो ऑक्सीजन की कमी है आप में, तो आहार चेंज करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। और धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ाते चलो, फास्टिंग को। इसको अगर बहुत ज़्यादा गंभीर रोग, कोई भी रोग है, कोई डायबिटीज़ वाला जो इंसुलिन पे ना हो, गोलियों पे हो, मेरे पास आ जाए। मैं 5 दिन की गारंटी करता हूँ, अगर 100% करेगा। कहते हैं ना ये लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होती 5 दिन में, लेकिन करना पड़ेगा उसको मेरे हिसाब से 100%। छठे दिन अगर कहीं शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई तो अपना ले इसको, वरना मेरी बात वापस दे के कहीं आप झूठ बोलते हो और चला जाए। मुझे आप प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन आपको पका हुआ भोजन खाओगे तो प्यास लगेगी। तो पके भोजन की तो हम एनडीएस में बात ही नहीं करते। हाँ, लेना पड़ेगा। आप अभी कह रहे हो कि एनडीएस करने का आपका इरादा पक्का नहीं है अभी, ठीक है जी। एक्चुअल में आपके शरीर को जरूरत नहीं है, आप इसको जबरदस्ती देना चाहते हो तो दो। हमारा किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। मैंने उस पर भी आते हैं। अभी मैंने पहले आपको बता दिया कि हम डॉक्टर एलडी हैं, विदाउट डिग्री, डीएलडी, डिग्री लेस डॉक्टर। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हजारों लोगों का अनुभव है, लेकिन मैं कहता हूं उसकी ना मानो। आप स्वयं पे प्रयोग करके अपने अनुभव तैयार कर दो। आपको अच्छा लगे तो करना, मानना। नहीं अच्छा लगे तो मत मानना, वो छोड़ देना बीच में जी। देखिए क्या होता है कि हम सेशन के बीच में जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो टॉपिक से भटक जाते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है कि पानी को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, पर इस तरह के क्वेश्चन से हम टॉपिक से भटक रहे हैं। जो टॉपिक चल रहा था वो तो बंद ही हो गया। तो अगले 15 मिनट में भाई साहब अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, और फिर आप जिस मर्जी टॉपिक पर जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछना, पर टॉपिक से ना भटके। जो टॉपिक चल रहा है उसको चलने दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहला फास्टिंग, जिसका मैं आपको बता दिया, इसको गंभीर रोगों वाले 6 से 8 घंटे तक बढ़ाएं। और किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए 3 महीने वैसे काफ़ी होते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ या गंभीर रोग हैं, उसको 3 महीने से 1 साल तक भी लग सकता है। दूसरा है एनीमा, जिसका बहुत अच्छी तरह से मेरे को लगता है विशाल भाई ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया आपको कि उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। अभी कोई ज़रूरत नहीं समझता मैं तो। दूसरा एनीमा, वो आप प्रॉपर उसको जब यूज करेंगे, गंदगी अंदर से निकल जाएगी, मल रहित शरीर हो जाएगा। जब शरीर निर्मल तो मन निर्मल, शरीर स्वच्छ तो मन निर्मल, फिर आनंद ही आनंद। आप देखना कितना मजा आएगा। इतना हल्का शरीर कि आपका शरीर उछलता फिरेगा। मैं कहता हूँ सब रोगों को हटाने में जो इन भाई ने कहा था कि 50% योगदान एनीमा का है, क्योंकि आपकी गंदगी जमा है। एक्चुअल में एनीमा अननेचुरल प्रोसेस है। जो बीवी चौहान साहब हैं वो कहते हैं हमें ये परमानेंट नहीं करनी, हालांकि नुकसान कोई नहीं है, करते रहो। तो मैं एनीमा नहीं करता, क्योंकि मैं भोजन ऐसा खाता नहीं कि जो मुझे एनीमा करके निकालना पड़े। तो एनीमा हमें तब तक करना है क्योंकि हमने गलत भोजन खाया है, गंदगी अंदर जमा है, वो निकल गई तो धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। कभी ज़रूरत महसूस हुई तो लेना है, वरना ज़रूरत नहीं। हाँ, लेओगे तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसका कोई नहीं है। लेकिन आप समझो ज़रूरत नहीं है तो आप डिसाइड करो अपने आप कैसे करना है। तीसरा है, पहला फास्टिंग, दूसरा एनीमा, तीसरा है ग्रीन जूस। पहला आपको मैंने बताया फास्टिंग,
दूसरा एनीमा, तीसरा ग्रीन जूस, जिसके बहुत तरीक़ों से बन सकता है, वो अलग से बाद में आप पूछना चाहें अगर बता दिया तो ठीक है, वरना बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। 1 बजे के बाद भी आप यहीं हैं, कुछ भी लिखना चाहो तो मैं बता दूंगा आपको। तीसरा ग्रीन जूस। चौथा, उसके बाद आपने जिनको रोग हैं उनको भगाना चाहते हैं तो खाने की बात तो भूल ही जाओ, रसाहार पे आ जाओ। रसाहार से आपका मन नहीं भरता या पेट नहीं भरता तो फलाहार पे आ जाओ, सब्जियों के जूस पे आ जाओ। और जब तक खाना, कच्चा खाना जो परमात्मा ने दिया वो खाना, जो भगवान ने बनाया वो खाना, इंसान का बना हुआ भोजन कुछ भी नहीं खाना, जिससे आपकी पेट भराई हो जाए। और जो स्वस्थ हैं, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि मैं 1 टाइम खाऊंगा, तो शाम को 1 टाइम, जिनके बीमारी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, वो 30% अनाज दालें जो भी आप खाना चाहो, 70% रोटी। तो ये आपकी भोजन की दिनचर्या है। सुबह ग्रीन जूस के बाद 1 घंटा कुछ नहीं लेना, उसके बाद केवल जूस पे आओ, रोगों वाले, ओनली जूस, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, केवल जूस पे। जूस से काम नहीं चलता तो सब्जियों का जूस, फलों के जूस से काम नहीं चलता, सब्जियों का जूस निकाल के उसका पियो। उससे काम नहीं चलता तो जो आपका मन करे वो फल खाओ। उससे काम नहीं चलता तो जितनी आपकी सलाद, सब्जियां, हरी वेजिटेबल हैं वो खाओ। उससे भी काम नहीं चलता तो जो आपका मन करता है वो खाओ। तो 5 चीजें हो गई जी। चलते हैं, अभी बाद में करेंगे उस पर। वो सब बता चुके हैं भाई आपको, ये चीज़ें आपने तब नोट नहीं की होंगी। पहला फास्टिंग, दूसरा एनीमा, तीसरा ग्रीन जूस, चौथा रसाहार, 5वां लास्ट में आपको मैंने बता दिया कि कोई भी फल। बस ये 5 ही चीज़ें हैं। और करना क्या है, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। अब मैं फाइनल टच पे आ रहा हूँ आपके, कि आप 2 बातों का अगर ख्याल कर लोगे, सिर्फ 2 ही चीज़ों का, मैं आपको स्वास्थ्य की गारंटी देता हूँ। आपने 2 वचन प्रोमिस मेरे को देने हैं। वो क्या है बताओ? नहीं जी, बैठ जाओ, वो तो हो चुकी बातें सारी। नहीं जी नहीं, मैं 2 ही चीजें मांग रहा हूं आपसे, वो दे दो, आपको कोई रोग आ नहीं सकता। पहला है दूध और दूध के प्रोडक्ट। आपसे कुछ नहीं मांग रहा, जो मर्जी खाओ पियो मौज करो, सिर्फ 2 पक्के बात कर देना, बस सिर्फ 2। कभी कोई रोग आएगा नहीं, और जो स्वस्थ हैं जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। 2 ही चीजें आपने करनी है। जैसे वो भगवान ने बाली से एक वरदान मांगा था ना, 2 पग धरती मांगी थी, 2.5 पग, 3 मांगी थी, तीसरे में सारा कल्याण कर दिया था। तो ये 2 में मैं कल्याण करने की बात कह रहा हूं आपको। पहला, दूध और दूध के प्रोडक्ट आपने नहीं लेने हैं। दूसरा, पका हुआ अनाज कोई भी नहीं लेना आपने। और जो दुनिया का मन करे वो खाओ, मौज करो, सब कुछ, कुछ ना छोड़ो। विशाल भाई का एक सवाल आया है, दूध और दूध के प्रोडक्ट क्यों नहीं लेने? आप सब लोगों के मन में भी होगा, तो आप कल बता चुके, तो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो उस पर थोड़ा सा। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बैठो, आपके क्वेश्चन लेने हैं मैंने। आपके क्वेश्चन के लिए तो मैं दूध का प्रोडक्ट शुरू कर रहा हूं, वरना तो मैंने करना ही नहीं था। विशाल भाई बता चुके। नहीं, आप अपने कारण बताओ। चलो, मेन मुद्दा यही है, पका हुआ भोजन आपने नहीं लेना। ये गंदगी है बिल्कुल, जो हमारे लिए बना नहीं है, और भूमि तत्व भी हम डालते रहते हैं। सबसे ज्यादा कब्ज करने वाली कोई चीज है, सबसे ज्यादा, वो है दूध। कब्ज कारक कोई चीज है तो वह है दूध, और दूध के बनावट, दूध के पदार्थ जितने भी हम खाते हैं। तो अगले अब जो 5-10 मिनट हमारे पास हैं, हम दूध पे ही चर्चा करेंगे। इसके बाद दूध के कोई सवाल हो, कैसे भी आपके तीखे कोई बड़ी मान्यता है
मैं कोशिश करूंगा कि उनको तोड़ दूं। आपकी दूध की जो मान्यताएं हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। डिटेल करते हैं यहाँ पर सिर्फ दूध पे। और जो विशाल भाई ने इसके जवाब दिए हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो ना लूँ, जितने मेरे कान में पड़े थे, मैं कुछ थे मेरा, मैं उससे हट के चलूँगा थोड़ा। ठीक है जी। वैसे तो उस पर भी आ जाऊंगा, उस पर भी आ जाऊंगा। अपने आप अगर इसमें आपके पॉइंट ना आए तो फिर आप बात करना, मेरे कहने में ना आए तब बात करेंगे इस पे। पहले पॉइंट से शुरू करता हूं मैं। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा के साथ साथ सफ़ेद दूध को भी सफ़ेद जहर की संज्ञा दी जा रही है एनडीएस में। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद रिफाइंड, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद दूध, इनको सफ़ेद जहर की संज्ञा दी जाती है। ऐसे अनगिनत कारण हैं, अनगिनत, मैं पूरे आपको गिना भी नहीं सकता, जो ये सिद्ध करते हैं कि दूध सफ़ेद जहर है। जिनमें से जितने मुझे ध्यान आएंगे उनकी आप चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले हम बुद्धिजीवी इंसान एक चीज़ सोचें कि 84 लाख योनियाँ हैं। हम सुनते हैं, चलो 84 लाख के बारे में नहीं जानते, जितनी हमें दिख रही हैं वो तो हम हमारे सामने है। कोई भी प्राणी, जीवित प्राणी, पराई माँ का दूध नहीं पीता, सिवाय इंसान को छोड़कर। कोई पराई माँ का दूध नहीं पीता। सब परमात्मा ने जनेता को दूध दिया है, किसी और को नहीं दिया। जनेता को, जो बच्चा जनती है उसको दूध दिया है, हर जीव को। वो दूध उस बच्चे के लिए है। और दूध एक संपूर्ण आहार है, बिल्कुल सही। दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन उसके पैदा किए हुए बच्चे के लिए। गलत मान्यताओं के कारण आज तक हम ये मानते आए हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है और उसके मेवे, मिष्ठान, मिठाइयाँ, उसके प्रोडक्ट बना के खाते आ रहे हैं। परिणाम दमा, गठिया और सबसे बड़ी कब्ज, ये सारे कारण, सारी बीमारियों का बेस कारण है जो वो दूध है, और उसका दंश भी झेलते आए हैं हम। ये सारे कारण दूध के हैं। लेकिन गलत मान्यताओं के कारण, वो गलत मान्यताएं क्या क्या हैं जो मुझे ध्यान आएंगी उसका मैं बताता चलूँगा। फिर उसके बाद आपसे भी पूछ लूँगा, आपके दिमाग में जो होंगी उसका भी जवाब दे दूँगा। गलत मान्यताओं के कारण ये सारा कुछ चलता आया है। जितने भी, अब किसी गाय के बछड़े को लो, उसको किसी भैंस के बछड़े के लगा दो भी दूध पी ले, ना वो भैंस पीने देगी, या दूसरी गाय के भी लगा दो और ना वो पिएगा। लेकिन इंसान, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधी का दूध भी विज्ञापन, पता है आपको, 3000 रुपये किलो। 3000 रुपये किलो पीछे खबरों में था। नहीं जी, गधी का बिका जी। अभी आप सर्च करके देखना, आप सर्च करो जी। अब तो इससे भी महंगा हो गया, 3000 में कम बता रहा हूं आपको। आप गूगल खोलो और मुझे बता देना अगर गलत हो तो। आजकल सब कुछ आपके सामने है, आपकी सर्च में है, आप उसको चेक कर सकते हो। दूसरा, इंसान का शरीर, मानव शिशु, बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उसमें जो वसा है माँ के दूध में वो है 1.5% जो बच्चे को ज़रूरत है। आप सर्च कर सकते हो भाई साहब ये बात गूगल पे भी। और जो भैंस गाय का दूध हम पीते हैं वो है 3.5 से लेके 7% तक। जो दूध में वसा की मात्रा है वो है 3.5 से 7%। इतना उच्च वसा वाला दूध जब हम बच्चे को देंगे तो क्या करेगा वो? जो माएँ हैं
जिन्होंने बच्चों को पाला है वो याद करो कि बच्चे को दूध पिलाते थी, उसका श्लेष्मा उसकी जीभ पे जमना शुरू हो जाता है। बच्चा उस पराये दूध को एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल। उसको गाय का दूध लेके पतला करके या पानी डाल डाल के घोल के उसको पिलाया जाता है, क्योंकि प्रकृति ने जो शरीर तैयार किया है, कुदरत कभी नहीं चाहती कि वो दूध उसको दिया जाए बाहर का। वो जबरदस्ती उसको आदत डाली जाती है, तभी से बीमारी की शुरुआत होती है। हम बचपन से ही, जब बच्चे की नींव इतनी कमजोर होगी, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा होते ही एनडीएस के हैं जो एग्जाम्पल दूध नहीं दिया, और उनको आज की डेट में इतने स्वस्थ हैं, वो इतने हेल्दी हैं जिनको दूध पिया ही नहीं। हालांकि मैं बहुत लेट आया इस लाइन में, चलो जब जागा तभी सवेरा, और मैंने उसी वक्त जब इसको जाना तो घर से दूध बंद कर दिया। बिल्कुल, क्या मुझे उसकी चिंता नहीं थी मेरी बेटी की भी उसका बढ़ता हुआ शरीर उसको दूध चाहिए? तो मैंने जब इसको अच्छी तरह पूरी तरह से जान लिया तो दूध वाले को कहा भी अब से दूध देने नहीं आना, हमने दूध बंद कर रहे हैं। कहता जी क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है, कभी किसी और से बांध रहे हो, कोई कमी है तो बताओ। तो इस उच्च वसा वाला दूध हम उस नवजात शिशु को दे रहे हैं, तो बीमारियों की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं हम। उसकी जीभ पे इतना श्लेष्मा जमता है तो अंदर आंतों में कितना जमता होगा, पीते वक्त लगता है ना जो, वो हमें दिखाई देता है। छोटे बच्चों की जीभें साफ किया आपने, वो सारा श्लेष्मा उस पर जमता है। अभी तो वो डालते वक्त अंदर थोड़ा सा लग गया तो आपको वो दिखाई दे रहा है, और आंतों में कितना चिपका होगा, फेफड़ों तक में चिपकता है जाके। ये ऐसा गलत भोजन हम शुरुआत से उससे कर रहे हैं बच्चे की, जो उसको जो भोजन अच्छा देना है नहीं भी हम उसकी खराब करते जा रहे हैं। दूसरा कि जो उच्च वसा, उच्च प्रोटीन, उच्च कैल्शियम, ये किसको चाहिए? जानवरों के शरीर वालों को। जिसकी एक गाय भैंस की उम्र कितनी है पता आपको? 20 से 22 साल, 15 से 20 साल, मैक्सिमम 25 साल। किसी भी गाय भैंस की उम्र इतनी है। जो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उनको पता होगा 15 से 20 पहली बात, तो मैक्सिमम 25। तो कुदरत ने, परमात्मा ने सारी सृष्टि का खाका ऐसे नहीं तैयार किया हुआ कि उसने भूल में कुछ भी कर दिया, कुछ भी। सारा इससे बड़ा सिस्टमेटिक ढंग तो कुछ हो सकता ही नहीं कहीं। ये सारा खाका तैयार हुआ है, उसके शरीर में उच्च प्रोटीन, उच्च वसा, उच्च कैल्शियम इसलिए दिया गया है कि उसकी उम्र है 20-22 साल, उसके बच्चे को 2 से 3 साल में सांड बन जाना है। गाय के बछड़े को 2 से 3 साल में सांड बनना है, इसलिए उसको इतना उच्च प्रोटीन, उच्च वसा, उच्च कैल्शियम चाहिए। और इंसान का बच्चा कितनी प्रोग्रेस कब तक करता है? 20 से 25 साल की उम्र तक पूरा बेशक होता है। जिस मानव के शरीर को 20-25 साल में उस लेवल तक पहुंचना है, और उसको भोजन दे रहे हो तुम जिसको 2 साल में उस लेवल तक पहुंचना है, तो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? एक बार आपको फायदा दिखाई दे सकता है, इसका शरीर बढ़िया दिख रहा है देखने में, वो क्या करेगा? वो परमात्मा ने उसके लिए बनाया ही नहीं है। बहुत सारे कारण अनगिनत। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कैल्शियम हमें दूध से मिलता है। कैल्शियम, कोई डाउट नहीं है इसमें कि कैल्शियम पता कितना होता है गाय भैंस के दूध में? जानता है कोई? माता के दूध से 80 गुना, मां के दूध से, मानव शिशु के दूध जो वो पीता है उससे 80 गुना ज्यादा कैल्शियम। और वो कैल्शियम इतना ज्यादा आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं करता, वो आपकी हड्डियों से और कैल्शियम चूस के उसको बाहर निकालता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो रहे हैं आजकल, दूध पीने वाले को मैक्सिमम मिलेंगे आपको। आप चेक करके देखना, जिनको स्पेशली हड्डियों के रोग हैं वो कितना दूध पीते आए हैं और कितना पी रहे हैं। उस पे आगे चलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोगों वालों की आपको तादाद मिलेगी दूध पीने वालों की। ये 80 गुना जो कैल्शियम है वो किस शरीर के लिए बना है?
उसको 2-2.5 क्विंटल का बनने तक वाले शरीर को, जो 25 साल में वयस्क होना है उसके लिए दूध नहीं बना, परमात्मा ने नहीं बनाया। शुरू में हम क्यों खाते पीते थे उस पर भी आएंगे। तीसरा नहीं, कई हो गए पॉइंट तो ना, जो अभी एक पॉइंट किसी ने बोला था बीच में, कैल्शियम के अलावा, हाँ, प्योर दूध। अभी आप सिर्फ अपनी ना सोचो, जनरल पे बनती सारी चीजें जो तैयार होती हैं। अमूल दूध पीता है इंडिया, ये ऐड देखी आपने? अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल वालों की डेयरी गुजरात में है, बहुत बड़ी। और अगर आपने कोई पिक्चरें देखी हो कोई वीडियो पे, तो इनका दूध सारा ऑटोमेटिक मशीनों से निकाला जाता है। अब तो यहाँ पर भी जो डेयरियाँ अच्छी लग रही हैं उन पे भी मशीनों से निकलने लगा। वो लोहे की मशीनें फिट कर देते हैं थनों में, और वो पाइप से दूध निकल के, वो उसके थ्रू उसका दूध निकल के जाता है। जब वो उसके थन में वो मशीन लगती है लोहे वाली, तो उसके वहाँ कट पड़ जाते हैं, तो उसमें से पस निकलती है। अगर हमारा हाथ भी लग जाए ना कहीं पस पे, हमारे कोई फोड़ी फुंसी कहीं हो जाए, तो हम खाना खाने से पहले 10 बार हाथ धोते हैं कि नहीं? और कितनी स्मेल मानते हैं उसको। और FSSAI ने, आप सर्च करना आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, 1 चम्मच 1 बाल्टी में अलाउड की हुई है वो पस अमूल वालों को, सब दूध वालों को, कि 1 बाल्टी जो दूध निकलेगा उसमें 1 चम्मच पस और 1 चम्मच खून, उसके थनों में खून आ जाता है, वो निकलता है दूध के साथ। वो आप पास है, अलाउड है, जो दूध पी रहे हैं वो मांसाहार है, शाकाहार है ही नहीं। आप सात्विक बातें करते हो, सात्विक की दूध मांसाहार है, शाकाहार है ही नहीं। पशुओं से प्राप्त कुछ भी शाकाहार में नहीं आता। और वो सरकार ने उनके लाइसेंसों में पहले इस पर काफी कामे हुए, ये पास किया गया FSSAI द्वारा कि 1 चम्मच पस और 1 चम्मच खून अलाउड, ओके। और वो पस दूध में हम पीते हैं। दूसरा, अभी आप मार्केट चलो, किसी भी शॉप पे, कोई मिठाइयों वाले पे, उसको बोलो कि मुझे इतने क्विंटल खोया कल परसों की तारीख में चाहिए। वो कहेगा जी ठीक है, पैसे दो और ले लो। सारे शहर की दुकानें कवर कर लो, सबको ऑर्डर दे दो, पैसे देते जाओ बस एडवांस, आपको मिल जाएगा। अगर सिरसा की प्रोडक्शन दूध की इतनी नहीं है तो दूध आता कहां से है, मुझे ये बताओ? मिलावट और नकली, वो सब केमिकल युक्त। बहुत सी वीडियो कई बार आती हैं, ये तो आगे और भी ज्यादा वर्ष हो गया, दूध तो खराब है ही है, ये तो और ज्यादा हो गया काम। अभी जो आंकड़े बताते हैं, अपनी जो प्रोडक्शन है दूध की भारत की 14 लाख करोड़ लीटर पर डे है। 14 लाख करोड़ लीटर पर डे प्रोडक्शन जो है, और भारत की खपत है 64 लाख करोड़ लीटर दूध की रोज की। 50 लाख करोड़ लीटर दूध भारत में बन रहा है। तो क्या खा रहे हैं हम, क्या पी रहे हैं? जहर। अगर सात्विक और तामसिक और इन चीजों को छोड़ भी दो तो ये जहर तो पूरी दुनिया खा रही है और उसको बीमारियां आनाता है। जब हम जल्दबाज होते हैं ना किसी चीज को खाने में, अगर हमारी हर चीज की आदत जल्दी की है, जल्दबाज है किसी चीज में, हम अन्न चबा पेट में डालते हैं, भोजन को अन्न चबा के पेट में डालते हैं, जल्दबाजी की आदत है हमारी, तो वो अन्न चबा भोजन पेट में जाता है तो वो देर सवेर पेट की, आंतों की, लीवर की रोग आएगा ही आएगा। वो टाइम लग सकता है, बीज तो अपने अंदर डाल दिया। वो ऐसे ही ये बीज डल रहे हैं दूध के, वो कब रोग बन जाता है? आप कहते हैं यार अभी तो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ दिन पहले मुझे मिला है। जो लोग किसानी से वास्ता रखते हैं, जमीन आप देखते हो ये बिल्कुल खाली पड़ी है, कुछ नहीं है, उस पर कोई बीज नहीं डाला गया। अगर बारिश आ जाए तो वो सारा घास उग के बाहर आ जाता है। तो कहाँ से आया वो? हमने तो कुछ डाला नहीं, वो बीज पहले से ही उस धरती के अंदर था।
सिर्फ उसको परिस्थितियां ऐसी मिली, कारण उसको मिल गए निकलने के लिए, तो निकल के बाहर आ गया वो। तो ऐसे ही दूध है, ये हम शुरू से लेके आखिर तक जब तक बस चलता है लेते रहते हैं, और सब बीमारियों का, रोगों का कारण बनता जाता है। वो भाई साहब दूध वाले स्पेशल उठ के गए हैं, वापस नहीं आए हैं। तो बल्कि मुझे तो कोई क्वेश्चन थे उनके, तो उनको आंसर देना था ताकि उनका मिथ कोई हो तो टूट सके। इतना उच्च प्रोटीन, उच्च कैल्शियम वाला दूध कैसे हमें फायदा दे सकता है? और भी बहुत से अनगिनत कारण हैं, लेकिन टाइम मेरा पूरा हो चुका है। ऐसे तो उसके बच्चे के लिए दिया। वैसे भी एक चीज, चलो मैं आपको आध्यात्मिक तौर पे कहता हूं, एक मां का बच्चा दूध पी रहा है, एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, उस बछड़े को आपने खींच दिया, दूध पीने नहीं दिया, बांध दिया और दूध निकालने बैठ गए, उस मां की जो आंखों में आंसू गिर रहे हैं कि मेरे बच्चे को दूध नहीं पीने दिया, वो दूध आपको वफा करेगा कि नुकसान करेगा, ये बता दो बस इतना सा। किसी की मां की आत्मा को आप दुखा रहे हो, वो कैसे आपको लाभ दे देगा? ऐसी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा कि वो जो बच्चे को पूरा दूध पिला रहा हो, पहले उसको सब बाजारवाद हो गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये दूध का कारोबार ये दूध का नहीं है, ये सारा मांस का कारोबार है। जब भी ये गाय भैंस दूध देना बंद करती है, इनको कत्ल खानों में भेजा जाता है। बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे आने वाला है। अभी मैं सर्च कर रहा था कि गाय का व्यापार भारत में कौन लोग करते हैं। मेरे दिमाग में सवाल आया कि शायद ये मुसलमान करते होंगे। भी गाय का जो गाय काटने का व्यापार है, जो मांस का, जितने भी शेल्टर हाउस है इनके, गाय को काटते हैं जहाँ, वही एक्सपोर्ट करते हैं, ये मुसलमान करते होंगे। जो हिंदुस्तान में तो ऐसा मुश्किल है। मुझे जान के हैरानी हुई कि 95% लोग हिंदू हैं उसमें। और हिंदू में भी बुरा मत मानना, चलो कास्ट में नहीं बोलता, 95% हिंदू हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं गाय का व्यापार, सिर्फ 5% मुसलमान हैं। तो मेरे मन में ये सवाल था कि ये मुसलमान करते होंगे गाय का, तो अपने भारत में मुश्किल है एक्सपोर्ट का काम करना। बहुत मोटा बिजनेस है, इतना मोटा कि आप सोच भी नहीं सकते। और सारा किराया दवा किसका है? हिंदू का। और हमें वो दिखाने के लिए गऊ पालो, मांस को बढ़ावा देने के लिए हिंदू गऊ पालेंगे तो गाय की रक्षा होगी। ये कोई रक्षा करने के लिए ये पालन नहीं हो रहा, ये मांस का व्यापार है। अगर दूध पीना बंद कर दोगे, आप अपना योगदान बंद कर दोगे, तो मांस का व्यापार रुकना बंद हो जाएगा, वरना किसी कीमत पे ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यापार ही सारा मांस का है। ये इतनी बड़ी लॉबी है, जैसे मेडिकल लॉबी है, ये भी एक लॉबी है, ये बंद हो नहीं सकता। मांस के व्यापार से सारी इसकी बातें शुरू होती हैं। अनगिनत कारण हैं, मैं चलता रहूंगा तो ये जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। तो मैं माइक विशाल भाई को देता हूं ताकि आगे की प्रोसेस ये शुरू कर सकें। क्षमा चाहता हूं, इनको टाइम इन्होंने कम बोला था और मैंने ज़्यादा ले लिया। ओम शांति, धन्यवाद।